हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर 4, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इसको देखे आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटू। आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। इसका नाम याद रखना। इसको जो है आउटू ग्रंथि कहाँ रहती है? ये रहती है अपने स्वर यंत्र। जैसे ये श्वास नली, ये कंठ वाला भाग, श्वास नली की संरचना में रहती है, यानी इनको पास्तिल वाले कहते हैं। तो यहाँ पर ये पिंडों के रूप में ये दिख रही है आपको। ये इस प्रकार से ये पिंडों के रूप में रहती है। ये द्विपालित ग्रंथि है, यानी इसमें 2 पालियां पाई जाती है। याद रखना। तो ये पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। ये दोनों जो पालियां होती है ये एक संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। ये संरचना के द्वारा जुड़ी होती है। इसको सेतु संयोजक कहते हैं। दोनों पालियां एक संयोजक के द्वारा जुड़ी होती है। इसे क्या कहते हैं? सेतु संयोजक। तो ये तो मतलब स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र यानी कंठ भी कह सकते हैं। ये श्वास नली, श्वास नली। तो ये दोनों जो है थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि। और इसी के नीचे इसका अध्ययन करेंगे पैराथायराइड ग्रंथियां। ये नीचे की तरफ जो होती है ये पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। पैराथायराइड पैराथायराइड ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये स्वर यंत्र और ये श्वास नली। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छी तरह याद रखना कि ये जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये स्वर यंत्र के नीचे, यानी जो श्वास नली होती है ना, तो श्वास नली पर स्वर यंत्र जो रहता है उसके नीचे की ओर तितली नुमा या एच आकृति की दिखाई देती है। ये देख रहे हो आप। अगर इसको यूं करें जैसे अंग्रेजी का एच, अंग्रेजी का एच, तो इसका मतलब है ये एक पाली और ये दूसरी पाली, और ये बीच में क्या होता है? सेतु संयोजक रहता है। तो जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये याद रखना कहाँ रहती है? ये जो स्वर यंत्र, जो स्वर यंत्र रहता है उसी के नीचे, यानी श्वास नली पर। अच्छी तरह याद रखो, श्वास नली पर स्वर यंत्र के नीचे तितली नुमा या फिर एच आकृति की दिखाई देती है। और इसमें ये जो ग्रंथि है कैसी होती है? एच आकृति की। और इसकी जो दोनों पालियां हैं ये क्या है? सेतु संयोजक। इसी को कहेंगे, ये जो बीच में दिख रहा है सेतु संयोजक द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है, इसलिए ये एच आकृति की दिखाई देती है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी संरचना में। ये जो ग्रंथि है, अगर इसकी हम आंतरिक रूप से संरचना देखें
तो ये इसमें कई छोटे छोटे पूटक पाए जाते हैं, इसे इनको पूटक कहते हैं। और बीच में ये गुहा रहती है। ये जो गुहा है ये घनाकार उपकला की बनी होती है। तो क्या रहती है, पूटक कोशिकाएं, और ये बीच में क्या रहती है, एक गुहा पाई जाती है। तो और ये जो गुहा होती है ये काय से बनी होती है, ये बनी होती है घनाकार उपकला, एक प्रकार से क्या होता है, उत्तक होता है। तो घनाकार उपकला उत्तक की बनी होती है। और कैसी रहती है, एक स्तरीय, यानी यूं मान लो पूटक की जो भित्ति होती है तो वो एक स्तरीय घनाकार उपकला यानी घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी होती है। घनाकार ग्रंथिल कोशिकाओं से बनी रहती है। इनको क्या कहते हैं, पूटक कोशिकाएं। कोशिकाएं ये क्या होती है, ये गुहा रहती है पूटक। इसमें एक पदार्थ बड़ा होता है, ये कोलाइड एक पदार्थ होता है जिसको कहते हैं थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबिन पदार्थ होता है ये क्या होता है, ये पदार्थ जो होता है ये होता है आयोडीन प्लस लाइकोप्रोटीन दोनों से मिलकर के बना होता है। तो ये इसमें बड़ा होता है, ये जाकर के आगे काय में बदलता है, थायरॉक्सिन में बदलता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये दो तीन चीजें आपने देख ली। तो इसको ऑटो ग्रंथि भी कहते हैं। अब ये जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि की जो इसमें एक और रखना, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में तो क्या है, यकृत होता है, लेकिन अंतःस्रावी के रूप में तो ये थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसी प्रकार जो थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि जो है 5 सेमी तो लंबी, 5 सेमी लंबी, 3 सेमी चौड़ी होती है और 25 ग्राम इसका वजन होता है। 5 सेमी लंबी, 3 सेमी चौड़ी, 3 सेमी चौड़ी। जैसे उदाहरण के रूप में अभी आज चित्र बनाया था आपको, तो ये जो ग्रंथियां रहती है, जैसे बीच में ये सेतु संयोजक होता है उसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका जो मेन है मतलब वजन जो कितना होता है, अच्छी तरह याद रखना, 25 ग्राम होता है। तो इसको देखते हैं लंबी, यानी ये लंबाई इसकी, ये तो होती है 5 सेमी, और जो चौड़ाई है जैसे, यानी कितनी चौड़ी, 3 सेमी चौड़ी होती है, और वजन होता है 25 ग्राम। किसका, थायराइड ग्रंथि का। थायराइड ग्रंथि जो है उम्र के अनुसार कम होती, यानी इसका जो आकार है ना कम होता जाता है। एक और याद रखना, स्त्रियों में
ये जो है बड़े आकार की होती है, यानी पुरुषों की तुलना में कुछ बड़ी होती है ये। उसका रीजन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना, इसको अधिक हार्मोन स्रावित करने होते हैं, इसलिए तो कुछ ये बड़ी होती है। और इसके बाद इससे चलते हैं स्रावित हार्मोन। स्रावित हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं ये 3 हार्मोन। अब पहले तो आपने जैसे न्यू नाम सुना होगा कि एक ही हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन, लेकिन जो थायरॉक्सिन है इसके भी 3 अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी जैसे थायरॉक्सिन है तो टेट्राआयोडोथायरॉक्सिन वाला थायरोक्सिन, टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हार्मोन है टेट्रा है, टेट्रा का मतलब 4 अर्थात T4 के रूप में जाना जाता है। दूसरा वो है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन ट्रायो या ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई आयोडो थायरोक्सिन यानी T3। और तीसरा जो हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन। तो देखा जाए तो वैसे पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, तो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। लेकिन इसमें आप जो देख रहे हो ना अच्छी तरह से, तो इसमें 2 हार्मोन, एक तो जैसे थायरॉक्सिन है वो T4 के रूप में, और एक होता है थायरोक्सिन T3 के रूप में। इनमें से यूँ याद रखिए कि सबसे अधिक जो प्रभावी होता है, जो सक्रिय रहता है, तो जो मानो ट्राई आयोडोथायरोक्सिन यानी कि T3 T4 की तुलना में क्या है, अधिक सक्रिय और अधिक प्रभावी होता है। कौन सा वाला? ये अधिक सक्रिय व कई गुना प्रभावी, कई गुना प्रभावी होता है। किसकी अपेक्षा? T4 की अपेक्षा, यानी T4 की तुलना में ये कई अधिक, इसलिए ज्यादातर अस्तित्व किसका होता है? इसी का रहता है। आपने कई बार सुना होगा थायराइड की जांच कराई है, थायराइड की। तो थायराइड की जो जांच होती है इन्हीं हार्मोन के आधार पर होती है, जैसे T4, T3, T2, T1 इस आधार पे। तो मेन किसकी? इन सभी की जांच की जाती है, इसकी कितनी मात्रा है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है इसकी मात्रा बैलेंस में होनी जरूरी है, क्योंकि ये संतुलित मात्रा में सभी कार्य करते मिले जुले। तो वो जो थायराइड ग्रंथि की जो है ना वो, तो अगर डॉक्टर इस टाइप लिखता है ना आपको T4, T3, T2 या T1 के रूप में लिखता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि थायराइड की जांच लिखिए। क्योंकि थायराइड जो है कई क्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है, कई क्रियाओं को प्रभावित करता है। यहाँ तक महिलाओं में जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसको भी प्रभावित करता है। इसके कारण क्या है? इसकी अगर कमी हो जाती है तो यूँ माने कि AMC जो चक्र होता है ना वो अनियमित हो जाता है। कहीं मतलब जो गर्ल्स रहती है ना उसमें नियमित नहीं आता, इसलिए डॉक्टर क्या करवाते हैं? थायराइड की जांच करवाते हैं, है ना। और एक और है कम उम्र में वजन बढ़ने लगता है या वजन तीव्रता के साथ घटने लगता है, तो थायरॉक्सिन का एक प्रभाव होता है। तो ये छोटे बच्चों में लैंगिक लक्षणों को भी क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है, इसलिए जांच की जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हार्मोन है तो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यानी ये जो हार्मोन है तो एक हार्मोन कई क्रियाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये इसमें ये भी याद रखना आप
ये जो पूटक कोशिकाएं होती, इसमें यहाँ एक और है, दो टाइप की कोशिकाएं होती हैं। एक तो पूटक कोशिकाएं, एक होती पेरापूटकीय, पेरापूटकीय कोशिकाएं। तो जो पेरापूटकीय कोशिकाएं, जैसे ये कोशिकाएं, इनके द्वारा तो T4 व T3 स्रावित होता है, स्रावित, जबकि इनके द्वारा कौन सा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो हार्मोन है किस प्रकार से क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, एक और देखिए। मैंने आपको बताया था कि थायराइड जो ग्रंथि है, तो उस थायराइड ग्रंथि में ये पहले बताया गया था, ये पूटक कोशिकाएं, बीच में ये पूटक गुहा पाई जाती है। यह ग्रंथिल उपकला से इसका निर्माण होता है। अभी आपको समझाया था, ग्रंथिल उपकला जो कोशिकाएं होती है ना, इसका निर्माण करती है, यानी चारों तरफ एक सिंगल परत, और इसमें आयोडोथायरोग्लोबिन नाम का पदार्थ भरा होता है। कौन सा? आयोडोथायरोग्लोबिन। तो ये हार्मोन कहलाते हैं T3 और T4, और साथ में क्या रहता है इसी में? कैल्सिटोनिन होता है। इस प्रकार से कैल्सिटोनिन आप कहते हैं प्रभावित हार्मोन, यानी ये जो हार्मोन है किस प्रकार से क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। थायरॉक्सिन अल्पस्रावन, थायरोक्सिन के अल्प श्रवण के प्रभाव, अल्पश्रवण के प्रभाव, तो इस अल्पश्रवण के प्रभाव को क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना ये। मतलब थायरॉक्सिन की मात्रा में कमी आ जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरथायराइडिज्म। तो पहले चलते हैं कि थायरॉक्सिन के अल्पश्रवण से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला रोग है वामनता, क्रिटिनिज्म, इसका अंग्रेजी का नाम है क्रिटिनिज्म। अभी तक हमने पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि को प्रभावित करती है, लेकिन वह अधिक उम्र के बाद। लेकिन अगर बचपन में ही अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बोने रह जाते हैं, जिसको कहते हैं ऑटोवामन। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, जो थायराइड ग्रंथि के प्रभाव के कारण, यानी अल्पश्रवण के कारण, थायराइड ग्रंथि का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर इसका अल्पश्रवण होता है तो बच्चे छोटी उम्र में क्या हो जाते हैं? कम उम्र में मतलब बोने हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑटोवामनता, ऑटोवामनता। तो ऐसे बच्चे क्या है? छोटे बच्चों में दाढ़ी मूंछ आने लग जाते हैं, मतलब गठीले से होते हैं, छोटे से आकार लिए, पेट बाहर निकला रहता है ना। और दूसरा, जननांग क्या हो जाते हैं? या तो अल्पविकसित हो जाएंगे या फिर विकसित हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जननांग ये देखने को मिलता है अल्पविकसित हो जाते हैं ये, या फिर अनियमितता आ जाती है। इस प्रकार से ये तो याद रखना। और पीयूष ग्रंथि भी प्रभावित करती है। पीयूष ग्रंथि के कारण भी बच्चे क्या हो जाते हैं? बोने हो जाते हैं, लेकिन वह अलग होता है। वो 5 वर्ष के बाद, यानी पीयूष ग्रंथि का ये छोटे बच्चों में जन्म से लेकर के ये प्रभावित करता है इसको।
दूसरा है घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर। इसमें आयोडीन की कमी होने पर थायराइड ग्रंथि सूज करके बड़ी हो जाती है, यानी गले में सूजन आ जाती है, गले में दर्द होता है, भोजन ग्रहण करने में परेशानी आती है। इस टाइप की ये रोग है। तीसरा है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा, इसमें व्यक्ति क्या है, सुस्त हो जाता है, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती, जैसे एक स्थान पर बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा, यानी थका हुआ सा प्रतीत होता है भोजन ग्रहण करने के बाद भी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्सीडीमा कहते हैं। इसके बाद में हाशिमिटो का रोग, हाशिमिटो का रोग, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या, आत्महत्या भी कहा जाता है। कारण क्या होता है, जैसे मान लो घेंगा या ग्वाइटर हो गया, अब इसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, यानी जो मतलब कुछ भी एंटीजन या के रूप में या मेडिसिन के रूप में जो दी जाएगी, तो उन मेडिसिन के विरुद्ध एंटीबॉडीज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडीज, और वह क्या करने लगते हैं, स्वयं थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगते हैं। यानी इसके उपचार में ये जो दिया जा रहा है ना, कोई सा भी रोग अगर कमी हो रही है, उसके उपचार में जो थायरॉक्सिन की मेडिसिन या कोई भी एंटीबॉडी दी जाती है, तो उसके विरुद्ध ही थायराइड क्या बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, स्वयं ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लग जाते हैं। धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। इसको स्व प्रेरण रोग भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये रोग है। और अब चल रहे हैं अतिश्रवण के प्रभाव, यानी अधिक स्राव का प्रभाव। थायरॉक्सिन के अति श्रवण के प्रभाव, अतिश्रवण के प्रभाव। तो इस अतिश्रवण के प्रभाव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म, थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं, इनकी जो अगर थोड़ी सी कमी हो जाती है, जो भी हानिकारक है, और अगर इनकी अधिकता हो जाती है, जो भी क्या है, हानिकारक है, इसलिए इन हार्मोन का बैलेंस में होना जरूरी है। अभी हमने स्टडी की है कि थायरॉक्सिन की अगर कमी हो जाती है, तो आपने देखा होगा 4 प्रकार के रोग हो जाते हैं। नंबर याद रखिए, ऑटोवामनता यानी क्रिटिनिज्म, दूसरा घेंगा या ग्वाइटर, तीसरा होता है मिक्सीडिमा, और चौथा जो होता है वो हाशिमिटो का रोग, यानी कि थायराइड की आत्महत्या। और इसकी अगर अधिकता हो जाती है, इससे भी 2 रोग होते हैं। एक तो होता है नेत्रोसेंधी रोग, नेत्रोसेंधी रोग, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोपथेल्मिक ग्वाइटर रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो नेत्र गोलक, अपनी जो आंखें ना, नेत्र गोलक के जो मतलब जैसे ये तो नेत्र कोटर है, नेत्र कोटर ये, और बड़ा करके बताते हैं, थोड़ा आपको दिखाई दे जाएगा इस पर, जैसे ये नेत्र कोटर, जो हड्डी का जो ढांचा होता है उसके अनुरूप बनते हैं ये,
और इसमें ये नेत्र गोलक रहता है। ये क्या रहता है? नेत्र गोलक, जिसको कहते हैं नेत्र की सरना। ये नेत्र गोलक 3 भागों से मिलकर के बना होता है ये। तो ये नेत्र गोलक कार्य मतलब मेन नेत्र यही है। ये तो हड्डी का जो होता है ना कोटर, उसमें स्थित रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो नेत्र कोटर देख रहे हो ना आप नेत्र गोलक के नीचे, तो यहाँ श्लेष्मा जमा हो जाता है। श्लेष्मा जमा हो जाता है ये, और श्लेष्मा जमा हो जाने के कारण ये ना नेत्र गोलक क्या बाहर उभर करके आ जाता है, बाहर उभर करके आ जाता है दोनों आंखों में। तो वो व्यक्ति अपनी तरफ देखता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मतलब जैसे मतलब हमारे को घूर रहा है मतलब, या फिर ऐसा प्रतीत होगा कि उसके जो नेत्र गोलक ने जैसे नीचे गिर जाएंगे, मतलब यानी घूरती हुई आंखें, घूरती आंखें से एक प्रतीत होती है। इस रोग को कहते हैं नेत्रोसेंधी रोग। ये किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण। अधिकता के कारण यहाँ पर श्लेष्मा जमा हो जाता है, और श्लेष्मा जमा हो जाने के कारण जो नेत्र गोलक है ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि बाहर निकल जाएंगे, या फिर हमारे को घूरते हुए से नजर आते हैं। ये होता है। और दूसरा जो रोग होता है ये होता है, इसको कहते हैं प्लूमर का रोग। प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग। प्लूमर के रोग में क्या होता है? शरीर में, इसको तो इसका मैं बता देता हूँ पहले आपको, एक और नहीं रहेगा। घूरती आंखें, यानी इस रोग में हो जाता है ये प्लूमर का रोग। प्लूमर का रोग, प्लूमर का रोग। तो इस प्लूमर के रोग में क्या होता है? शरीर में छोटी छोटी गांठें हो जाती है। शरीर पर बाहर की तरफ दिखाई देती है। शरीर पर छोटी छोटी गांठें यानी ट्यूमर। गांठें, ट्यूमर बन जाते हैं। इससे शरीर के खुरदरा सा या उभरा हुआ सा या बेडोल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसकी अधिकता के प्रभाव है। और कल हम स्टडी करेंगे पैराथायराइड ग्रंथि की, जो मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, इसी के जस्ट नीचे की तरफ स्थित होती हो।